नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। वक्त हो चला है जनहित का, और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं दवा माफियाओं की। तो जनहित में आज हम बात कर रहे हैं दवा माफियाओं की साठ गांठ पर सिकंजा कब। मुनाफे के लिए प्रदेश में निजी अस्पतालों और दवा कंपनियों का गठजोड़ तोड़ने को सरकार ने कमर कसी है। इसके लिए निजी अस्पतालों पर बिना फार्मासिस्ट मनचाहे ब्रांड की दवाएं बेचने पर भी लगाम कसने की तैयारी है। शासन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। सवाल है कि सरकार के निर्देश पर शुरू होने वाला यह अभियान मरीजों और तीमारदारों को लाभान्वित कर सकेगा, या सरकारी अमला जांच के नाम पर खानापूरी कर मेडिकल माफियाओं को वर्तमान की तरह मनमानी की छूट जारी रखेगा। प्रदेश में करीब 70,000 थोक और 1.15 लाख फुटकर दवा विक्रेता है। निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम से अपने परिसरों में ही दवाओं का फुटकर बिक्री के लिए मेडिकल स्टोर संचालित कर रखे हैं। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि कुछ अस्पतालों द्वारा दवा कंपनियों से साठगांठ कर ऐसी दवाओं का भंडारण किया जाता है जो अन्य मेडिकल स्टोरों पर उपलब्ध नहीं रहती। इससे संबंधित निजी अस्पताल व नर्सिंग होम संचालकों द्वारा महंगे दाम वाली गिनी चुनी दवाइयों का परामर्श लेकर तीमारदारों की जेबें हल्की की जा रही थी। इन मेडिकल स्टोरों पर फार्मासिस्ट ना मौजूदगी में प्रायः अन्य कर्मचारियों से दवाओं की बिक्री की जाती थी। शासन से प्राप्त निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की अपर आयुक्त प्रशासन रेखा एस चौहान ने सभी औषधि निरीक्षकों को औचक जांच करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों पर दीपावली के बाद अमल में लाकर निजी अस्पतालों व नर्सिंग होम में संचालित मेडिकल स्टोरों पर औचक छापेमारी शुरू की जाएगी। जांच के दौरान छापेमारी करने पहुंचने वाली टीमें निजी अस्पताल व नर्सिंग होम के मेडिकल स्टोर्स की जांच के दौरान फार्मासिस्ट की मौजूदगी जांचेगी। साथ ही दवाओं की उपलब्धता और विभिन्न ब्रांड के भंडारण की मात्रा भी देखेंगी। इस दौरान खुदरा मूल्य पर बिक्री और औषधियों के परीक्षण के साथ संबंधित अस्पताल के स्टोर पर मिले ब्रांडेड दवाओं के आसपास अन्य मेडिकल स्टोरों पर उपलब्धता भी परखी जाएगी। स्पेशल SK न्यूज़ इंडिया। तो 60 गांठ पर सिकंजा कब। लगातार मेडिकल माफिया जिस तरीके से सक्रिय हैं, आपको बता दें कि आप निजी अस्पतालों में कोई भी आम जन जब पहुंचता है तो निजी अस्पताल में डॉक्टर को दिखाता है, और जब डॉक्टर दवा लिखता है तो कमोबेश जो दवा डॉक्टर लिखता है वो या तो उस अस्पताल में ही वो मेडिकल पे उपलब्ध होती है वो दवा, या तो जहां पर डॉक्टर सजेस्ट करता है कि ये दवा यहां मिलेगी, बाकी जगह पर वो दवाएं नहीं मिलती हैं। तो एक बड़ा नेटवर्क, बड़ा साठगांठ इस पर चलता है। महंगी दवाओं का ये जो खेल चल रहा है ये लगातार आमजन पर भारी पड़ रहा है, और इसी पर अब सरकार ने सिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि जिस तरीके से निजी जो डॉक्टर हैं और महंगे अस्पताल हैं वो महंगी दवाओं को प्रिफर करते हैं अपने अस्पताल में, और ब्रांडेड दवाओं के नाम पर लोगों की जेब काटते नजर आते हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि किसी अस्पताल में मरीज को दिखाने के बाद उस अस्पताल में ही वो दवा मिलती है, उस अस्पताल के मेडिकल पे ही वो दवा मिलती है, अन्य कहीं बाजार में वो दवा नहीं मिलती है। तो मनमाने तरीके से अपने हिसाब से ये ब्रांडेड दवाओं का जो ये और अपने ढंग से दवाओं का, जिन दवाओं पर उन डॉक्टरों का, अस्पतालों का कमीशन ज्यादा होता है, उन दवाओं को ही प्रेफर किया जाता है। तो ये बड़ा नेटवर्क है जो साफ तौर पर जनता की जेब पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, और ऐसे में इस नेटवर्क और इस 60 गांठ पर सिकंजा कसने के लिए सरकार ने अब तैयारी शुरू कर दी। हमारे साथ प्रवीण वाजपेयी जी, महामंत्री फुटकर दवा व्यापार मंडल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अबिरल मलिक जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। मोहम्मद साजिद, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। ताहिरा हसन जी, समाजसेवी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। और डॉक्टर AK शुक्ला, पूर्व CMO हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। इन लोगों जुड़ने के बाद इन लोगों से भी सवाल होगा, लेकिन प्रवीण वाजपेयी जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण वाजपेयी जी, हमारी स्टोरी को आपने सुना, और
आज जिस मुद्दे को लेकर हम बैठे हैं वो दवा माफियाओं पर जो शिकंजा है उसको शिकंजा कसने की तैयारी में सरकार अब तैयारी कर रही है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बड़ा सवाल आज चर्चा में हम लेके बैठे हैं कि दवा माफियाओं का जो सांठगांठ है, किसी प्राइवेट अस्पताल में कोई पेशेंट या कोई मरीज जाता है तो उस अस्पताल के मेडिकल स्टोर पे ही वो दवा उपलब्ध होती है। डॉक्टर प्रेफर करता है ये दवा लीजिए और ये दवा यहीं मिलेगी। तो इस बड़े खेल में जनता की जो जेब कटती नजर आ रही है, ये कैसे बंद होगी? और इस पर हालांकि अब सरकार कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन ये कार्रवाई वास्तविक धरातल पर आएगी या नहीं आएगी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार का ये बहुत ही प्रशंसनीय पहल है और लगातार सरकार के पास उचित माध्यमों से शिकायतें पहुंच रही थी कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम वगैरह में ये और प्राइवेट क्लिनिक पे इस तरीके की व्यवस्था है कि दवाइयां लगातार वहीं पे लिखी जा रही थी, जो वहीं मिल रही थी, वो बाहर मार्केट में उपलब्ध नहीं थी। तो जो सरकार का आदेश है वो ये है कि जो भी इस तरीके की दवाएं हैं जो अस्पतालों में या क्लिनिक्स पे उपलब्ध हैं, वो सब जगह मिलनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो मोनोपोली है वो खत्म होनी चाहिए। ये एक सरकार ने एक प्रशंसनीय कार्य किया है और जो इसकी शुरुआत की है। और निश्चित रूप से जो मरीज हैं, आम उपभोक्ता है, जब नर्सिंग होमों में जाता है और नर्सिंग होम की तरफ से उसको ये कहा जाता है कि ये दवा आपको यहीं से लेनी है, हम बाहर की दवा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ऐसे में उसकी मजबूरी होती है और उसको वहां से दवा लेनी पड़ती है अगर इलाज कराना है। लेकिन जो सरकार ने ये आदेश जारी किया है उसके बाद आम उपभोक्ता जागरूक होगा और वो ये नर्सिंग होम और जो बड़े ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे मरीजों पे ये दबाव लगातार बनाया जा रहा था कि आपको यहीं से दवाएं खरीदनी है, वो बाहर दवा बाजार में जाकर ओपन मार्केट से दवाएं खरीदेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो मनमाने तरीके से उनको दाम देने पड़ रहे थे वो नहीं देने पड़ेंगे और उनको खुले मार्केट में जो दवाएं उपलब्ध है जिस रेट में, उस रेट में उनको मिलेंगी। हाँ, निश्चित रूप से प्रवीण वाजपेयी जी, सरकार का जो उद्देश्य है कि जनता को सस्ती दवाएं मिले, इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। ऐसे में जन औषधि केंद्र भी सरकार ने शुरू किए कि जन औषधि केंद्र पर लोगों को, मरीजों को और जनता को सस्ती दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। लेकिन इन डॉक्टरों के नेटवर्क ने, इन डॉक्टरों का जो नेक्सस है, उन लोगं ने इन जेनरिक दवाओं के स्टोर पे भी ताला डलवा दिया है, क्योंकि ये लोग जेनरिक दवाएं लिखते नहीं है। सरकार कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा जेनरिक दवाओं का चलन हो ताकि आम आदमी की पहुंच तक वो दवाएं हो। लेकिन ये डॉक्टर लगातार ब्रांडेड दवाएं लिख रहे हैं, तो जेनरिक दवाओं के जो स्टोर लगातार सरकार के द्वारा खोले जा रहे थे, उन स्टोरों पर कोई पहुंचता नहीं है क्योंकि वो दवाएं ही वहां नहीं मिलती हैं। तो ये इन स्टोरों पर भी ताला लगता जा रहा है। तो सरकार का जो ये एक बड़ा कदम है, इस पर भी ये ये दवा माफिया हावी होते नजर आ रहे हैं। देखिए, इस विषय पे जो जेनरिक स्टोर का विषय है जी, लगातार जेनरिक स्टोर सरकार खोल रही है और लोग वहां पहुंच रहे हैं। जहां तक की उपलब्धता की विषय है, बहुत सी दवाएं ऐसी होती हैं जो वहां पे उपलब्ध नहीं होती हैं, तो वो ओपन मार्केट में खरीद सकता है। लेकिन सरकार का आदेश जो इस विषय में आया है वो स्पष्ट केवल ये आदेश है कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम से अस्पतालों में जहां पर डॉक्टर द्वारा लिखी दवाएं बाहर उपलब्ध या तो नहीं होती हैं, उन्हीं के यहाँ मिलती हैं, या जो नर्सिंग होम है वहां पर उनके द्वारा ये लगातार कहा जाता है कि आपको हमारे यहाँ की दवाएं ही इस्तेमाल लेनी है। ये सरकार का कदम है। बाकी जेनरिक दवाओं पर सरकार ने लगातार जागरूकता चला रही है। समाज में सारे वर्ग जागरूक हैं और उपभोक्ता जिसको जो भी दवा डॉक्टर लिखता है वो वहां जाके सब्स्टिट्यूट दिखा के इस्तेमाल करता है। लेकिन बहुत सी दवाएं अभी भी बाजार में जब उपलब्ध नहीं होती तो उसको पेटेंट लेनी पड़ती हैं, क्योंकि जेनरिक में बहुत सी दवाएं अभी भी अनुपलब्ध हैं। तो जो जेनरिक दवाओं का चलन है उस पे सरकार दिन रात प्रयास कर रही है, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, जनजागरण के माध्यम से, कि वही दवाएं सेम अगर उचित दाम पर जेनरिक औषधियों दवा की दुकानों पर उपलब्ध है तो उस पर मरीज ले और इस्तेमाल करे।
बाकी जो प्राइवेट जगह पे जा रहा है, जिसको लेके सरकार लगातार शिकायतें पहुंच रही थी कि जो प्राइवेट जगह पे पहुंच रहा है उस पर वो महंगी ऐसी दवाएं जो बाहर उपलब्ध नहीं है या वहां पर ज्यादा दाम में मिल रही है, जबकि बाजार में छूट पर दवाएं उपलब्ध हैं। तो ऐसी स्थिति पे उसको लगता था कि हम बाहर ले लेंगे, हमें सस्ती मिलेंगी। तो उनको जब लगातार शासन पर यह शिकायत पहुंची तो उस पर ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि जो दवाएं मोनोपोली है वो समाप्त की जाए और जो नर्सिंग होम या क्लिनिक्स पे दवाएं उपलब्ध हैं, ऐसी दवाएं जो बाहर उपलब्ध नहीं है तो बाहर भी उपलब्ध हो, मोनोपोली टूटे। निश्चित रूप से वाजपेयी जी, सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि अब तो कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर भी बाहर की दवा जो लिखेंगे वो भी ऐसी दवाएं, ऐसी ब्रांडेड दवाएं लिखेंगी कि फला मेडिकल पे जाएंगे वहां आपको मिलेगी, और उसमें कमीशन खोरी का खेल है। ये बखूबी आप भी अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके का कमीशन का खोरी का खेल होता है। एक निजी अस्पताल की अगर हम बात करें तो निजी अस्पताल में एक सामान्य मरीज जब जाता है तो वैसे पहले से ही तमाम जांचों और डॉक्टर की फीस और पहले से ही वो उसकी जेब काफ़ी हल्की हो चुकी होती है। अब जब दवाइयों की बारी आती है तो दवाइयों का बोझ भी इतना भारी हो जाता है, क्योंकि जो दवाइयाँ उसको लिखी जाती हैं वो इतनी महंगी होती हैं, और ऊपर से ये होता है विकल्प नहीं होता है उस मरीज के पास या तीमारदार के पास कि वो कहीं और जाके जानकारी कर पाए कि ये दवा और सस्ती मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अपने परिजन को जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके, इसको लेके उसके अंदर एक डर रहता है कि अगर डॉक्टर ने जहां से दवा लिखी है वहां से नहीं लेंगे। भले ही हो सकता है कि बाजार में उससे कम कीमत में वही दवा उपलब्ध भी अगर हो रही हो तो भी उसके मन में डर रहता है कि कहीं हो सकता है डॉक्टर ने ये दवा लिखी है तो अगर यहाँ से हम नहीं लेंगे तो डॉक्टर ने बाद में फायदा की या नहीं की, या डॉक्टर नाराज हो गया। तो तमाम सवाल ऐसे होते हैं, इन सभी से तीमारदारों और मरीजों को गुजरना पड़ता है। हाँ, ये कुछ विषय ऐसे जरूर हैं कि कभी कभी ये शिकायतें आती हैं कि लिखी दवाएं वहीं पे मिल रही हैं। वो सरकार का जो कदम है वो केवल इसी बात पर है, वही बिंदु बार बार उठ रहा है। जो सरकार ने आदेश जारी किया है उस आदेश में उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि मोनोपोली तोड़ने के लिए ऐसा किया जाए कि जो दवाएं क्लिनिक्स पे उपलब्ध हैं या उनके प्राइवेट संस्थानों पे उपलब्ध हैं वो बाजार में भी उपलब्ध हो। तो जो दवाएं जब ओपन मार्केट में होंगी तो वो स्वाभाविक रूप से उसका जो उचित दाम होगा वो उसको पे करना पड़ेगा। अगर कोई कहीं पे दिक्कत है या इस तरीके की शिकायत है कि जहां पर उसके द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है कि नहीं ये चीज आपको यहीं से लानी है, ये इतने की लानी है, तो वो वहां पर विभाग है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हर जिले में बैठते हैं और जिस जिले में ये शिकायतें हो वहां लोगों को करनी चाहिए। समाज को जागरूकता समाज में आए, इसका प्रयास होना चाहिए। इसीलिए हम लोग लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से इस तरीके की न्यूज और खबरों को देखते हैं। तो एक आम उपभोक्ता इस पर जागरूक है, और अगर फिर भी किसी को लगता है कि ये उसके साथ अन्याय हो रहा है या यहाँ पर जो ये नेक्सस है इसको तोड़ने की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से उसकी शिकायत बैठे स्थानीय अधिकारियों से करे, वो कार्रवाई करेंगे। हाँ बिल्कुल। प्रवीण वाजपेयी जी, हम आपके पास आते हैं तो इस तरीके की जो तमाम ये समस्याएं जो सामने आ रही हैं मरीजों और तीमारदारों के बीच में, और लगातार सरकार के पास जो शिकायतें पहुंच रही हैं, तो निश्चित रूप से अब सरकार ने इन मेडिकल जो माफियाओं के खिलाफ और ऐसे मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया है। और जहां तक आंकड़ों की अगर बात करें तो प्रदेश में करीब 70,000 थोक और लगभग 1.25 लाख फुटकर दवा विक्रेता है। निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम परिसरों में जो ये दवा विक्रेता हैं ये अपने अपने दवा विक्रेता होते हैं अस्पतालों के। इनमें कमोबेश तमाम अस्पतालों में यही देखा जाता है कि फार्मासिस्ट भी नहीं होते हैं, और बिना फार्मासिस्ट के ये लगातार दवाएं बेची जा रही हैं। तो लगातार सरकार इस पर नज़र बनाए हुए है, और दिवाली के बाद जैसा कि जानकारी सामने आ रही है कि दिवाली के बाद अब सरकार इस पर कार्रवाई करने का मन बना रही है। प्रवीण वाजपेयी जी, एक सवाल और आपसे हम जानेंगे। जिस तरीके से आपने साफगोई से सारी चीज़ें क्लियर की, आप महामंत्री हैं फुटकर दवा व्यापार इसके व्यापार मंडल के। करता हूं थोड़ी देर। वाजपेयी जी, एक अहम सवाल ये है, इसमें मुनाफाखोरी का
बड़ा खेल है ये, क्या मानेंगे, आपकी नज़र में क्या है ये? क्योंकि लगातार एमआर वगैरह के द्वारा हम देखते हैं डॉक्टरों के यहाँ एमआर की लाइन लगी होती है। ऐसे में डॉक्टरों को जहां ज़्यादा उनको मुनाफा या कमीशन दिखाई देती है, उन लोगों की उन कंपनियों की दवा या उन ब्रांड को ही अपने मेडिकल स्टोर पर रखते हैं। वो भले ही जनता की जेब या आम आदमी की जेब पर कितनी भी भारी पड़े, उनमें उनका कमीशन डॉक्टरों का ज़्यादा होता है। क्या ऐसी स्थिति नहीं है क्या? देखिए, इस तरीके की बात कहना ठीक नहीं है कि मुनाफाखोरी के कारण ऐसा कर रहे हैं डॉक्टर। जी जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो एमआर, वो प्रॉपर एक थ्रू चैनल है, कंपनियां मार्केटिंग के लिए रखती हैं एमआरस को, और समय समय पे जब कोई दवा लॉन्च करती हैं या दवा में कुछ शार्ट परिवर्तन करती हैं या कोई प्रोडक्ट का पावर घटाती बढ़ाती हैं, तो इस तरीके की जानकारी के लिए एमआर काम करते हैं। और इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो दवा कंपनियों के माध्यम से जो स्मार्ट युवा हैं और बेरोजगार हैं, वो बाद में कंपनियां मेडिकल की ज्वाइन करके एक मार्केटिंग का अच्छा काम कर रहे हैं। और उस पे बड़ी बड़ी कंपनियों की मार्केटिंग है, वो एक अपना उनका एक तरीका है व्यापार करने, कार्य करने का। हो सकता है इसमें ये कहीं ये हो कि ये इस तरीके का कोई विषय आया हो, लेकिन ये पूरी तरीके से ये कह देना कि ये उसी के लिए केवल मुनाफाखोरी के लिए ये बात है, तो ये अनुचित बात, ये ठीक नहीं। चलिए ठीक है प्रवीण जी, अब मेरा सवाल उन एमआर या उन जो मार्केटिंग के जो लोग हैं दवाओं के क्षेत्र में, उनके ऊपर हमारा सवाल नहीं था। लेकिन हमारा सवाल जो अस्पतालों और दवा कंपनियों के गठजोड़ का जो हमारा सवाल है, इस पर हमारा ये सवाल था, क्योंकि ये गठजोड़ लोगों की जेबों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। हमारे साथ अबरियल मलिक जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबरियल मलिक जी, आपका स्वागत है। मोहम्मद साजिद, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर हसन जी, प्रसिद्ध समाज सेविका हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। ताहिरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। के शुक्ला जी, पूर्व सीएमओ, हमारे साथ जल्द ही वो भी जुड़ेंगे। ताहिरा जी के पास आएंगे। ताहिरा जी, एक गंभीर विषय पर आज हम चर्चा लेकर बैठे हैं कि जो अस्पतालों और दवा कंपनियों का गठजोड़ है, जिस पर अब सरकार ने लगातार शिकायतें मिल रही थी, सरकार ने अब शिकंजा कसने का मन बनाया है। कमोबेश अस्पतालों में आप भी इन स्थितियों से दो चार आपको भी होना पड़ता होगा, हम भी होते हैं। सामान्य जन, हर व्यक्ति कभी ना कभी निजी अस्पताल और अन्य अस्पतालों में जाना होता है। अस्पताल में जब कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको दवा लिखी जाती है, और जो वो दवा लिखी जाती है वो उसी अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर मिलती है। डॉक्टर साफ तौर पर कहता है हमारे यहाँ ये दवा है, उपलब्ध है, और ये कहीं दवा, और होता भी ऐसा है कि वो दवा कहीं और नहीं मिलती है। तो ये जो गठजोड़ है, मरीज और तीमारदार को विकल्प होने चाहिए कि उसको सस्ती दवा या वो दवा कहीं 4 जगह उपलब्ध हो रही है तो वो उसको सस्ती पड़ रही है, वो वहां से खरीद सकता है। लेकिन होता ऐसा है कि वो दवा कहीं मिलती ही नहीं है। ऐसी दवाएं लिखी जाती हैं, ऐसी ब्रांडेड दवाएं लिखी जाती हैं, या ऐसी एक निर्धारित ब्रांड की दवाएं लिखी जाती हैं कि वो सिर्फ उन्हीं के मेडिकल स्टोरों पर मिलती हैं, और उसका रेट भी वही तय करते हैं और कितना रेट जाना है। तो ये जो गठजोड़ है, इस पर जनता पर यह भारी पड़ रहा है। इस पर सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये सरकार का अच्छा कदम है, लेकिन मुझे लगता है कि प्राइवेट जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, इन पर भी कैपिंग होनी चाहिए जी। क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये ओवर क्राउडेड हो गए हैं। हमारा जो मार्जिनलाइज क्लास है वो तो प्रेफर करता है कि वहीं जाता है, लेकिन जब बहुत मुश्किल होती है तो जाहिर है हमारे गांव से लोग भी आते हैं, वहां पे इतनी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। तो कितनी बार हमारी महिलाएं, मैं औरतों पे काम करती हूँ, वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वो महिलाएं बताती हैं कि अपना जेवर बेच के आए, अपनी जमीन बेच के आए। यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना ज्यादा चार्जेस होते हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अगर आपके इससे ले तो संज्ञान लेना चाहिए। हॉस्पिटल्स पे कैबिंग भी करनी बहुत जरूरी है कि जो अनाप शनाप पैसा और जो टेस्टिंग कराते हैं, ये गरीब आदमी को दौड़ा दौड़ा के उसका सारा, गरीब क्या, आप देखिए मिडिल क्लास हम लोगों के साथ भी अगर आप हॉस्पिटल जाइए तो आपसे पूरा पैसा आपका सक कर लेंगे। वो निडल लगा के से ब्लड निकालते हैं, वैसे सक कर लेते हैं। और दवाओं का देखिए, कंपनियां जो हैं उनके एमआर, जो अभी किसी ने कहा था, मैं सुन रही थी, वो सही कहा कि एमआर जाते हैं, वो उनको तैयार किया जाता है। जो दवा की कंपनियां दवा बनाती हैं तो वो कंपोजिशन कैसा है, क्या बना है, उसको जाके वो डॉक्टर को बताते हैं
कि किस लिए बना है। लेकिन वहां पे भी क्या होता है, कंपनीज गिफ्ट देते हैं। इसमें ये कैसे करेंगे, क्या करेगी सरकार, कैसे रोकथाम करेगी? और वो दवाएं जो होती है, ये दवाएं हैं हमारे ही यहाँ क्लिनिक में, जो हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टोर है उससे ही आप खरीदिए। अभी जेनेरिक की बात हो रही थी, जेनेरिक में तो अभी मैं ये पूछना चाहती हूँ, मुझे जो नॉलेज है, मुझे जो लोगों ने बताया, या जो मैं देखती रही हूँ, काम करती रही हूँ महिलाओं में, कि जेनेरिक जो है वो डॉक्टर को बहुत सस्ती मिलती है और डॉक्टर उसमें अच्छा पैसा लेता है, क्योंकि एमआरपी उसकी ज्यादा लिख के आती है, तो उसमें डॉक्टर का बड़ा फायदा होता है। तो आप देखिए, वो गरीब आदमी की कॉस्ट में वहां भी फायदा हो रहा है। और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हेल्थ और एजुकेशन, जो सब तक पहुंचना चाहिए। दिस इज एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो हम, मुझे लगता है ये तो फ्री होना चाहिए। लेकिन अगर फ्री बहुत क्राउड है, नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम इन हॉस्पिटल्स में कैपिंग कीजिए। जो हेल्थ है वो बिजनेस हाउसेस जो चला रहे हैं यहाँ पर, फॉर नॉट फॉर मिंटिंग मनी, आप पैसा सिर्फ कमाने के लिए इसको बिजनेस की तरह नहीं चला सकते। ये सरकार को कहना चाहिए। उत्तर प्रदेश मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रदेश है जो जी। राजनीति की भी दिशा और दशा को तय करता है। तो मुख्यमंत्री को बिल्कुल ये स्टेप लेना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि कॉर्पोरेट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं इन पे भी कैपिंग करें, और जो जेनरिक की दवा है इसको चेक करें। जो मुझे जो पता है इसको देखें कि डॉक्टर्स को कम पैसों में मिलती है, एमआरपी ज्यादा लिखी होती है। हमारा जो मार्जिनलाइज क्लास का जो हमारा मरीज जाता है उसको आप महंगा देता है डॉक्टर, और वो पैसे कमाता है। तो किसी की हेल्थ की कॉस्ट पे ये कर रहे हैं, दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। निश्चित रूप तो से इसका ताहिरा एक्शन जी होना चाहिए। जी जी और ताहिरा ये जी कानून बन के बात होके खत्म जी ना हो। मंत्री जी इसका भी संज्ञान ले, कि इसको इम्प्लीमेंट करें, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। उसकी टीम जो इम्प्लीमेंटेशन की, इनके ऑफिसर्स हो, उन पे भी अकाउंटेबिलिटी हो कि वो कर रहे हैं इम्प्लीमेंट की नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली। बिल्कुल। क्योंकि ताहिरा जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ AK शुक्ला जी, पूर्व सीएमओ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेडिकल क्षेत्र से वो जुड़े रहे हैं और सीनियर पोजीशन पर भी रहे हैं, पूर्व सीएमओ रहे हैं। शुक्ला जी से समझ लेते हैं। शुक्ला जी, निजी अस्पतालों और दवा कंपनियों का गठजोड़, ये मुद्दा आज हम लेकर बैठे हैं, जिस पर सरकार ने अब शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। कल भी एक जनहित में स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे को लेकर हम बैठे थे, जिसमें आप हमारे साथ, आपने समय दिया था, आप हमारे साथ जुड़े थे। आज भी ऐसे ही एक जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर हम बैठे हैं, जिसमें दवा कंपनियों का जो गठजोड़ निजी अस्पतालों में देखा जाता है कि कोई भी मरीज डॉक्टर को दिखाने जाता है अस्पताल में, तो उसको ऐसे ब्रांड की दवा लिखी जाती है कि उसी अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर वो दवा उपलब्ध होती है, कहीं वो और दवा वो नहीं मिलती है। ये जो महंगे और निर्धारित ब्रांड की दवाएं जो डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती हैं, लोगों के जेबों पर भारी पड़ती हैं। लगातार इस तरीके की शिकायत सरकार के पास पहुंच रही थी। अब सरकार ने ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं ताकि ये जो गठजोड़ अस्पतालों का और दवा कंपनियों का वो इस गठजोड़ पर चोट पहुंचे। आप क्या कहेंगे शुक्ला जी? शुक्ला जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। शुक्ला जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो शुक्ला जी की आवाज हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, दर्शकों तक हमारे नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा से उनसे उनके पास जाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो अपने अन्य गेस्टों के पास पहुंचेंगे और उनसे ये सवाल उनके पास जाएंगे, सवाल करेंगे कि आखिर ये नेक्सस और ये गठजोड़ जो चल रहा है ये कैसे टूटेगा, और सरकार अगर कार्रवाई कर भी रही है तो क्या ये धरातल पर कार्रवाई नजर आएगी, या जो इसका लाभ जो है वो फिर इन अस्पतालों और मेडिकल माफियाओं और दवा कंपनियों को ही मिलता नजर आएगा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 60 गांठ पर शिकंजा कब। अविरल मलिक जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मोहम्मद साजिद सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताहिरा हसन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रवीण वाजपेयी जी महामंत्री फुटकर दवा व्यापार मंडल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविरल मलिक जी आपके पास आएंगे। AK शुक्ला जी फिलहाल हमारे साथ नहीं है, उनके जुड़ते ही हम उनसे सवाल करेंगे। फिलहाल अविरल मलिक जी, एक ऐसे ज्वलनशील मुद्दे को लेकर आज हम बैठे हैं जिसमें
जनहित से जुड़ा यह अहम मुद्दा है। अस्पतालों और दवा कंपनियों का गठजोड़ जो है, ये सरकार अब इसको तोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास क्या सफल होगा? तमाम ऐसे दावे किए जाते हैं, तमाम ऐसे कार्रवाइयों की बात की जाती है, लेकिन जनता को उसका लाभ सीधा मिलता नजर नहीं आता है। अब सरकार इन दवा जो कंपनियों के गठजोड़ की बात को तोड़ने की बात कर रही है, इन पर सख्त कार्रवाई की बात कर रही है, और जो निजी अस्पतालों में मनमानी चल रही है दवाओं के नाम पर, उस पर शिकंजा कसने की सरकार बात कर रही है। क्या धरातल पर इसका असर दिखेगा? ये कार्रवाई का जो ये कार्रवाई होगी, उसका असर उसका लाभ जनता को मिलेगा क्या? जी नहीं, देखिए, हमारा यही उद्देश्य है, यही हमारी मंशा है कि जनता को लाभ मिले, पीड़ितों को लाभ मिले, शोषित वर्ग को लाभ मिले, प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिले। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का और उत्तर प्रदेश की सरकार का, जिस प्रकार से हमारे द्वारा भ्रष्टाचार को प्रदेश से समाप्त करने का कार्य किया गया, उसके साथ साथ जहां तक इस विषय की बात है, इस विषय को आपने उठाया, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। पूरे के न्यूज का और के न्यूज की पूरी टीम का आपका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। लेकिन जहां तक बात है, इस प्रकार के जो दवा माफिया टाइप लोग हैं, इस प्रकार का जो कार्य किया जा रहा है और जनता को ठगने का कार्य किया जा रहा है, धन ऐंठने का कार्य किया जा रहा है, तो ये निश्चित रूप से बहुत दुखद है और चिंता का विषय है। इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी। और सरकार का इस संकल्प है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इस प्रकार के व्यक्ति को जो जनता को तकलीफ पहुंचाने का कार्य कर रहा है, जनता को तकलीफ देने का कार्य कर रहा है, जनता के साथ एक समस्या खड़ी कर रहा है या विकास में बाधा बनने का कार्य कर रहा है, इस प्रकार के व्यक्ति के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई पूर्व में भी की जाती रही है और भविष्य में भी की जाएगी। और इस प्रकार के जो लोग हैं, जो एक गठजोड़ है, इसको तोड़ने का निश्चित रूप से कार्य किया जा रहा है और भविष्य में भी किया जाएगा। जो इस प्रकार के लोग जनता को चूना लगाने का प्रयास करते हैं, जनता को ठगने का प्रयास करते हैं, केवल ये लोग स्वार्थ की सोचते हैं, जनता की नहीं सोचते हैं, मरीजों की नहीं सोचते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर निश्चित रूप से सवाल खड़ा होता है और इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। अबरल मलिक जी, एक आपके सरकार की या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी योजना और जनता से जुड़ी हुई योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलवाने का, जो एक बहुत दूरदर्शी वाला फैसला था प्रधानमंत्री का कि लोगों को सस्ती और सुलभ दवाएं उपलब्ध हो सके। अब उस पर भी ये जो दवा कंपनियां हैं, उस पर भी ताला लगवाने का काम कर रही हैं। जन औषधि केंद्र पर लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो दवाइयां अस्पतालों में जो लिखी जा रही हैं, वो एक अलग ही ब्रांड की दवाएं लिखी जा रही हैं, एक ऐसे ब्रांड की लिखी जा रही है जो जन औषधि केंद्र पर मिल ही नहीं रही है। तो जो निगरानी आपके द्वारा नहीं की जा रही, आपके सरकार ने एक अच्छी योजना चालू की, जन औषधि केंद्र, ताकि लोगों को सस्ती दवाएं मिल सके, लेकिन जब वो दवाएं वहां मिल ही नहीं रही हैं तो वहां जाएगा कौन? और एक अच्छी योजना जिस पर ताला लगता नजर आ रहा है, कई स्टोर ऐसे हैं जो बंद भी हो गए, लोग वहां जा ही नहीं रहे क्योंकि डॉक्टर दवाएं लिख ही नहीं रहे वहां की। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है ताला लगने का, तो ताला कहीं नहीं लगेगा, किसी प्रकार से नहीं लगेगा। और इस प्रकार के जो डॉक्टर्स हैं, जो इस प्रकार की मंशा को लेकर चल रहे हैं कि उनका लाभ हो या उन्हें कमीशन मिल जाए, इस प्रकार का जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है और पूर्ण रूप से इलीगल है। अगर इस प्रकार के पेशे को इस प्रकार से चलाने का प्रयास करेंगे तो जनता के बीच में क्या इमेज जाएगी? जनता डॉक्टर्स को भगवान का रूप मानती है, पृथ्वी पर भगवान का रूप और भगवान का, ईश्वर का दर्जा देने का कार्य जनता के द्वारा किया जाता है निश्चित तौर पर। और इस प्रकार का अगर रवैया कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स अपने निजी हित को देखते हुए अगर इस प्रकार का रवैया अपनाएंगे तो ये निश्चित रूप से दुखद है। और उत्तर प्रदेश में और जहां जहां हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वहां कम से कम ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। हमारी जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है करप्शन के प्रति, और जिस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी को लाने का भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, अगर उसके खिलाफ कोई भी कार्य होता है या कानून विरोधी कोई भी घटना घटित प्रदेश में होती है, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध एक प्रकार से कड़ा एक्शन लिया जाना तय है। बिल्कुल। मोहम्मद साजिद आपके पास आएंगे, सपा प्रवक्ता मोहम्मद साजिद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद साजिद जी, जिस तरीके से सारे लोगों को आपने सुना, विषय भी आपने समझा, लगातार प्रदेश में दवा माफियाओं का जो ये नेटवर्क चल रहा है और जनता की जेब पर वो भारी पड़ता नजर आया, खासकर
प्राइवेट अस्पतालों की अगर हम बात करें, अब बहुत सरकारी अस्पतालों में भी देखने को मिल रहा है कि दवाएं बाहर की लिखी जाती हैं और ऐसी दवाएं लिखी जाती हैं कि वो खासकर एक ही स्टोर या एक ही मेडिकल स्टोर पर मिलती है। प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है। इस पर अब सरकार कार्रवाई करने की बात कह रही है। क्या लगता है ये कार्रवाई जमीन पर दिखाई देगी और इस कार्रवाई का किस तरीके की कार्रवाई हो पाएगी? आप तमाम ऐसी कार्रवाइयों की बात आपने देखी है जो सरकार कहती है लेकिन धरातल पर नजर नहीं आती है। क्या कार्रवाई ये होगी और जनता का उसका लाभ मिलेगा? ये नेटवर्क जो है ये टूटेगा? देखिए, मैं के न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि जनहित से जुड़े मुद्दे को लाए, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से और प्रदेश की जनता के माध्यम से कि जो भाजपा के अभी प्रवक्ता साथी हैं जो लंबे चौड़ी बातें कर रहे थे जी, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी नेटवर्क चल रहा है वो भाजपा सरकार के संरक्षण में चल रहा है। अभी 2 दिन पहले आगरा में एक 80 करोड़ रुपए की दवा पकड़ी गई है जो टॉफी फैक्ट्री में दवा बन रही थी। तो एंटी करप्शन है वहां, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने उस टीम को पकड़ा है और टॉफी की फैक्ट्री के नाम से वो ली गई थी। 30,000 रुपए किराया था बेसमेंट में और दवाएं बन रही थी 80 करोड़ की जो 5 राज्यों में सप्लाई होनी थी, जिनमें दवाओं का नाम भी मैं बता देता हूं कि दवाएं थी एलर्जी की, पेट दर्द की और डायबिटीज की और कैंसर और नशे की। और इसके अलावा भी कानपुर में भी दवाएं पकड़ी गई हैं जिसमें थी काइमोरल, फोर्ट, मोनेटर, एसीलॉग समेत तमाम दवाएं जो कि उनके सैंपल भी लिए गए और वो नकली थी। तो ये समझ लीजिए कि यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। मैं आपको बता दूं कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल की रिपोर्ट के मुताबिक जो 1000 मरीज पर एक डॉक्टर होना चाहिए वो यूपी में 4000 से अधिक है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2400 लोगों पर एक डॉक्टर वो 1000 पर होना चाहिए, लेकिन देश में 2400 से अधिक लोगों पर एक डॉक्टर है। डॉक्टरों की बड़ी संख्या में कमी है। ओपीडी में जो मरीज को 10 मिनट 15 मिनट का समय लगे, वो वहां मरीज जो जाता है वो और बीमार हो जाता है, उसका नंबर नहीं आता और ओपीडी से तमाम मरीजों को लौटना पड़ता है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं के बुरे हाल हैं। डॉक्टर पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल, महिला अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। मशीनें खरीदी गई हैं लेकिन मशीनों को चलाने के लिए अटेंडेंट नहीं है। आप जितने भी बड़े एक्सीडेंट हो यूपी में या अभी हाथरस का एक्सीडेंट हो, जितने लोग वहां मरे थे उससे ज्यादा वहां इलाज के अभाव में मरे और सीएचसी पे वहां डॉक्टर नहीं थे, दवाएं नहीं थी, जीवन रक्षक अटेंडेंट नहीं थे मशीनों को चलाने के लिए। और ये स्थिति है कि ये दवा माफिया या कोई भी माफिया किसी कहीं ना कहीं संरक्षण में है। अभी कोरोना आया था तो हॉस्पिटल के साथ साथ आप ये समझ लिए कि इतना बड़ा संरक्षण था क्योंकि वहां मरीजों को भर्ती करने में पैसा मिलना था। तो इसलिए जो टेक्निकल कॉलेज थे, जो एमबीए कॉलेज थे और तमाम जो कॉलेज थे एजुकेशन के, वहां पे भी मरीजों को भर्ती करता हुआ दिखाया गया और तमाम लोगों ने पैसा निकाला। तो ये हालत है। और कहीं ना कहीं जो जेनेरिक दवा जन औषधि केंद्र खोले गए थे वहां आप जाइएगा पर्चा लेके आपको दवा नहीं मिलेगी और वो जन औषधि केंद्र वाला कहीं ना कहीं जो बाहर मेडिकल लिए बैठा है उसका एजेंट होगा और वो कहेगा भाई साहब यहाँ दवा नहीं है, बाहर ये जाइएगा आप और माथुर मेडिकल से खरीद लीजिएगा या मिश्रा जी मेडिकल से खरीद लीजिएगा या मेडिसिन बैंक से खरीद लीजिएगा, वो आपको बताएगा। तो वो कहीं ना कहीं उनकी प्रचार के जन औषधि केंद्र बन गए हैं। जो माफिया बाहर बैठे हैं अस्पतालों के बाहर, सरकारी अस्पतालों के बाहर या मेडिकल कॉलेजों के बाहर। अरे साजिद जी सवाल यही है कि डॉक्टर जो दवाएं लिख रहे हैं वो दवाएं मिल नहीं रही हैं भाई इन जन औषधि केंद्रों पर, तभी वो वहां से पेशेंट को या तीमारदार को वापस लौटना पड़ रहा है। तो इसी पर तो शिकंजा कसने की तो सरकार ने बात कही है। देखिए, कहीं केवल बातें हो रही हैं, कहीं जमीन पर काम नहीं हो रहा है। सरकार जमीन पर कार्य कर रहे हैं भाई साहब। आम जनता के प्रति आरोप लगा रहे हैं। आम जनता के प्रति कितनी गंभीर है सरकार। आम जनता के प्रति, अरे सुन लीजिए आपका नंबर आएगा। आपका अबरल जी साजिद जी को अपनी बात, साजिद जी की बात आने दीजिए पहले। सुनने के आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए। अरे आप कहीं जनता से जुड़े मुद्दे पे आप बात करने की हिम्मत नहीं रख सकते। आप
जानकारी मुझे बात दे कर ही नहीं दीजिए। सकते आप, मेरा केवल अधिकार है इधर जानना। उधर की बात भाई तो ये है। राजनीतिक मुद्दा नहीं है अविरल जी, साजिद जी, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जनहित से जुड़ा मुद्दा है। आप लोग कोई भी मुद्दा होता है उसको व्यक्तिगत और राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं। जनता से आप जुड़ा हुआ सुनिए मुद्दा ना, है, जनता ना, को लाभ कैसे मैंने मिले, सुनी रहा था। जनता को लाभ कैसे मिले, इसके बारे में सोचना है भाई। आप और उसके अरे बावजूद भी आपने मेरे सुनाई, ऊपर अरे कमेंट कर सुनिए दिया ना, कि मैं लंबी आपके चौड़ी बात पास कर रहा हूं। मैंने ये मुद्दों आपकी की बात तारीफ कर रहा था। की, मैंने आपकी और चैनल की तारीफ की है कि आपकी और चैनल की तारीफ की, सुनने की आदत डालिए। और ये तो मेडिसिन की है, सरकार की बात कर रही है, जो हवा है जो मुफ्त आती है, यो एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता चलिए सूचकांक, साजिद जी आपके पास आते हैं, 200-250 हर जिले में पहुंच आपके गया। पास आते हैं। प्रवीण वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवीण वाजपेयी जी के पास आते हैं। प्रवीण वाजपेयी जी, ताहिरा हसन जी ने एक अभी महत्वपूर्ण बात की, दवाओं के ओवर रेट की। तमाम ऐसी दवाएं होती हैं जो 6 रुपए की दवाएं होती है उस पर 60 रुपए रेट पड़े होते हैं, 50 रुपए की दवाएं होती है उस पर 450 रुपए रेट पड़े होते हैं। तो उसके बाद उस पर 5% या 10% कंसेशन देकर जो उस तीमारदार या मरीज पर एक बड़ा एहसान कह लीजिए, या जो भी आप अपने भाषा में समझ सकते हैं वो कह लीजिए, तीमारदारों को दिया जाता है। एक 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना ओवर रेट प्रिंटिंग होती है दवाओं पर। इसके लिए कोई गाइडलाइन क्यों नहीं होनी चाहिए प्रवीण जी? प्रवीण जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ये जो आपने विषय उठाया बड़ा जी। अच्छा विषय, जानकारी भी सबको होनी चाहिए। जी। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर ही एक्ट है, और आपको बताएं कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने जो सूची केवल 73 दवाओं की थी आज से 10 साल पहले, वो आज करीब करीब 1000 दवाओं की हो चुकी है, जी। जिसपे सरकार ने अपना मूल्य निर्धारण कर दिया है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी दवाओं का एक ऐसा क्राइटेरिया है जो उसके बाहर है, वो भी उसमें आना चाहिए, ताकि दवाओं का मूल्य निर्धारण जिस तरीके से ड्रग प्राइस ऑर्डर कंट्रोल में लाके किया है, जिससे कई गुना दवाएं सस्ती हुई हैं, तो उसका लाभ आम जनता को और मिले अगर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर पे दवाएं आए। दूसरा भी, हमारे पूर्व 2 साथी विषय पे चर्चा कर रहे थे जी कि जो प्राइवेट दुकानें सरकारी दवा अस्पतालों में खुली हैं, 2 विषय जानकारी सबको ये होनी चाहिए कि वहां पर जन औषधि भी खुली है और वहां पर पेटेंट के भी लाइसेंस है। जी। जो जन औषधि के लाइसेंस हैं वो भी सरकार नहीं चला रही, प्राइवेट लोग चला रहे हैं, और जो प्राइवेट दुकानें हैं वो भी ठेके पे दी हुई दुकानें हैं। तो सरकार ने दोनों ही विकल्प उपलब्ध करा रखे हैं जी। वो कोई ऐसा नहीं है कि प्रमोशन के लिए सरकार आएगी। लेकिन ये जो विषय यहाँ पर जो सरकार का आदेश है उसको एक बार फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। सरकार ने ये कहा है कि जो अस्पतालों में इस बात के लिए मरीजों को परेशान किया जाता है कि ये मोनोपोली दवा यहीं से खरीदनी है, वो नहीं होना चाहिए, वो बाहर भी उपलब्ध होनी चाहिए। या कोई भी डॉक्टर अगर ऐसी दवा लिखता है जो बाहर उपलब्ध नहीं है, ऐसी दवा डॉक्टर को नहीं लिखनी चाहिए। बाकी जो सरकारी और प्राइवेट में जो संतुलन है, कमियां हैं, वो तो किसी से भी नहीं छिपी है, ना किसी सरकारों से छिपी है। अभी भी चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको लेके हम लगातार चिंता व्यक्त करते हैं, सभी बैठकों में चिंता व्यक्त करते हैं कि जिस स्तर का है इससे और ज्यादा बेहतर बनाने की आवश्यकता है, लंबे समय से इसमें सुधार की आवश्यकता है। लेकिन जो आज का प्रमुख आदेश जो विषय का है वो ये है कि जो मोनोपोली के नाम पे आम जनमानस को महंगी दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, वो दवाएं ऐसी उन पर ऐसी बाध्यता मरीजों पे न की जाए कि उनको दवा वहीं से खरीदनी है। उनको खुले बाजार में दवा उपलब्ध हो तो वो वहां से खरीद सकते हैं। दूसरा, जो क्लिनिक्स है डॉक्टर्स के यहाँ या नर्सिंग होम में इस बात के लिए दबाव बनाया जाता है कि ये दवाएं यहीं लेनी है, वो वहां पे न मिलने बजाय वो खुले बाजार में उपलब्ध हों। ये सरकार का प्रशंसनीय कार्य है, और इस तरीके से सरकार अगर चाहे तो लगातार इस पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए इस तरीके से और भी आदेश जारी कर सकती है, सुझाव लेके आम जनमानस से, और इसमें व्यापक सुधार की अभी आवश्यकता है।
हाँ बिल्कुल प्रवीण जी काफी कुछ आपने नई चीजें बताई हैं। ताहिरा जी के पास जाते हैं। ताहिरा जी, चूंकि आपने सवाल किया था ओवर रेटिंग की, तो ओवर रेटिंग के बारे में प्रवीण जी ने बताया कि तमाम ऐसी दवाई हैं जिन पर अब सरकार की तरफ से रेट तय कर दिए गए हैं, वही रेट होंगे और अब आगे लगातार जो है वो फिक्स रेट की तैयारी की जा रही है और बहुत सारी दवाइयों पर ओवर रेटिंग जो अभी भी हो रही है उस पर भी सरकार का ध्यान है। लेकिन प्रवीण जी ने एक जो बड़ी बात कही कि सरकार की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट और साफ है, वो जनता के हित के बारे में सोचती है। जैसा कि प्रवीण जी ने बताया कि जन औषधि के साथ साथ जो पेटेंट दवाओं के जो स्टोर हैं वो भी बाहर खोले गए हैं। लेकिन ताहिरा जी, कथित रूप से कई ऐसे तमाम ऐसे अस्पताल हैं, हमारा भी ऐसे अस्पतालों से सामना हुआ है जहां हम दवाएं लेने गए हैं तो यही लिखा गया है कि भाई ये फला मेडिकल स्टोर में इसी जगह ये जांच होगी, इसी जगह ये दवा मिलेगी, इसके अलावा ये कहीं नहीं मिली और मिलती भी नहीं है। तो इस पर जब सरकार अब कार्रवाई करने जा रही है तो निश्चित रूप से सरकार की तारीफ होनी चाहिए कि सरकार ने स्वतः उसके पास इस तरीके की शिकायतें जा रही थी और सरकार ने उन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए अब कार्रवाई का मन बनाया है। ताहिरा जी जी, पहले मैंने कहा कि ये स्वागत योग है, क्योंकि इससे हाशिया का समाज, जो निचली पायदान पे खड़ा इंसान है, उसको फायदा मिलेगा। फंडामेंटल राइट है। लेकिन देखिए, सिर्फ कुछ दिन में खत्म होने की बात नहीं, इसका पूरा इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कानून तो बनते हैं जी, मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं, लेकिन उनको इसमें थोड़ा सा विजिलेंस भी रखना होगा कि किस तरह से ऑफिसर्स इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये दवा बाहर और अंदर, देखिए ये तो तब आता है, बाद में आता है। पहले ये बात है कि ये दवा डायबिटीज की, इसका ये कॉम्पोजिशन है, तो इस कॉम्पोजिशन की दवा अगर 100 रुपए की है एक स्ट्रिप मिल रही, तो वो उनके अस्पताल में भी वही मिलनी चाहिए और वो बाहर भी मिलनी चाहिए, वो हर जगह मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये सरकार, स्टेट इसको तय करे। ये ऐसा नहीं कि 10 दवाओं का किया भाई, 1000 दवाएं हो गई, तो जो मरीज बेचारा आया है, बलिया से आया है, बस्ती से आया है, देवरिया से आया है और भी रिमोट गांव से आया है, यहाँ इलाज कराने आया है, फिर वो अपने घर जाएगा, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि यहाँ के 5 स्टार होटलों में रहे या किसी भी छोटे मोटे होटल में रहे, लेकिन वो इसी देश का सिटीजन है, इसी देश का नागरिक है, उसका अधिकार है स्वास्थ्य पे। तो वो जब लेके जाएगा तो वो दवा हर जगह, हर रिमोट एरिया पे उसी दाम से मिलनी चाहिए। सवाल इस बात का है कि वो दवा कैसे अलग, अभी बता रहे हैं कि टॉफी की कंपनी डायबिटीज की दवा बना रही है। बताइए, अब डायबिटीज ठीक नहीं होगी तो डॉक्टर के पास जाएगा, वो क्या दवा बनी होगी, फिर दूसरी दवा डॉक्टर लिखेगा, फिर इंसुलिन कहेगा, इंसुलिन पे आ जाइए। आप इंसान को क्या बना रहे हैं? जो आम आदमी है उसकी आवाज क्या सुनी ही नहीं जाएगी? तो जो कानून बने उनकी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल उसको लाने की वो नहीं है, लेकिन जो सरकार, जो पार्टी पार में होती है उससे सवाल होते हैं और हमेशा होते हैं। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। दिस इज अ ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। तो कहा जाएगा कि भाई जो आपने बनाया या बिल्कुल वेलकम करते हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो मैंने कैपिंग के लिए कही थी, सिर्फ इससे नहीं हो जाता है। डॉक्टर कहता है ये जांच, ये जांच, ये जांच, इस जगह जाके कराइए, एक्सरे यहाँ कराइए, वहां से कट आता है। इसको भी रोका जाना चाहिए कि नहीं? सिर्फ दवा तक सीमित करके वो जो गरीब आदमी है वो बिल्कुल सुखी हो जाएगा, उसका स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। आप पूरे सिस्टम को सही कीजिए स्वास्थ्य के, क्योंकि ये स्वास्थ्य का सिस्टम जो है ना, ये गरीब आदमी को, हाशिया के आदमी को दुखी कर रहा है, इस देश के नागरिक को दुखी कर रहा है, जो एक बड़ा चंक है। तो मुझे लगता है कि इसमें बात होनी चाहिए पूरी तरह से। जब ये दवा की बात उठी है तो इससे फिर आगे भी बढ़नी चाहिए, स्वास्थ्य के और भी चीजों को देखा जाना चाहिए। डॉक्टर्स का जो ये पैसा कमाने का, ये जो मेडिकल प्रोफेशन कोई बिजनेस नहीं है जिसमें वो आप पैसा कमाने के लिए फिर ये भी इधर से भी कमाया, उधर से भी कमाया, दाएं भी कमाया, बाएं भी कमाया। उसके लिए कुछ होना चाहिए, कोई कैपिंग होनी चाहिए। तो स्टेट करेगी ना भाई, स्टेट से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि स्टेट इसको करे और उसको बड़ी मतलब मजबूती से करे। हॉस्पिटल्स में अच्छे खासे लोगों ने जो स्वास्थ्य के जुड़े हुए थे, कोविड में किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर बेचे, हजारों में करके। ये अच्छी बात है कि लाशों पे आप जो है पैसे कमाइए,
तो ये तो बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल ताहिरा जी बड़े गंभीर सवाल हैं आपके, और इन्हीं सवालों को, इनमें से कई सारे यही सवाल हमारे अविरल जी से होने थे, चूंकि ताहिरा जी ने वो सवाल कर दिए। अविरल जी, सीधे तौर पर ताहिरा जी ने जो सवाल किए वो महत्वपूर्ण सवाल थे, इन्हीं का जवाब हम आपसे लेंगे, क्योंकि हम डिबेट में सत्ता पक्ष को इसलिए जोड़ते हैं ताकि सत्ता पक्ष का प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े और उन चीजों को समझे और जिम्मेदारों तक अपनी वो बातों को पहुंचाए। विपक्ष को इसलिए जोड़ते हैं ताकि विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है कि जन भावनाओं से जुड़ी हुई चीजों को वो भी अपनी आवाज बुलंद करे और जिम्मेदारों तक आवाज पहुंचाए। अविरल जी। जी नहीं, देखिए, मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है और किसी को भी भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है विपक्ष के सवाल उठाने से या किसी भी व्यक्ति के सवाल पूछने से। हमारा दायित्व है, हमारा नैतिक कर्तव्य है सवालों का जवाब देना, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर सवाल का जवाब देती है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये हमारा निश्चित रूप से मानना है। लेकिन जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की सरकार की, माननीय योगी जी की, हमारी भारतीय जनता पार्टी की, तो निश्चित रूप से जो भी जनता के लिए हो सकता है वो हम निश्चित रूप से करते हैं और किया जा रहा है। जो भी आवश्यक है, जो भी कदम उठाया जाना चाहिए जनता की भलाई के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी उठाती है, उठाती रही है और भविष्य में भी उठाती रहेगी। जिस प्रकार से बात है गरीबों के लिए कार्य करने की, गरीबों के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया, गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता की और सरकारी अस्पतालों को अच्छा कराने का कार्य किया, बेहतरीन बनवाने का कार्य किया, साफ सफाई से लेकर हर प्रकार की सुविधाएं सरकारी अस्पताल में हो, एक प्रकार से डॉक्टर्स वहां उपलब्ध हो, जनता के लिए उपलब्ध हो, क्योंकि वो जनता के लिए सेवा करना उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। चाहे हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रियों की बात कर ली जाए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की बात कर ली जाए, तो जिस प्रकार से हमारी सरकार निरंतर चल रही है वो गरीबों के हित में निरंतर कार्य कर रही है, पीड़ित वर्ग के हित में निरंतर कार्य कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं वो अभी बोल रहे थे, साथ साथ जिस प्रकार से सवाल था ताहिरा जी का भी, तो जो गठजोड़ है, इस प्रकार के जो माफिया हैं, दवा माफिया हैं, उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हो भी रही है। किसी भी दवा माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। और जहां तक विषय है डॉक्टर्स का, तो डॉक्टर्स को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, तो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। लेकिन इस प्रकार की अगर घटनाएं सामने आएंगी, इस प्रकार का गठजोड़ सामने आएगा, इस प्रकार की घटनाएं लगातार घटित होंगी, तो समाज को सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से तय करना है, और ये बहुत दुखद परिस्थिति होगी। जहां तक बात है डॉक्टर्स की, मैं सारे डॉक्टर्स के संबंध में नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग हैं, पर्टिकुलर लोग हैं जो इस प्रकार की हरकतों को अंजाम देते हैं, जिन्हें बाज आना चाहिए, और अगर वे नहीं रुकते हैं तो निश्चित रूप से कानून के आधार पर उन्हें रोकने का काम हमारी सरकार करेगी और कर रही है। लेकिन जहां तक सभा के प्रवक्ता मौजूद हैं, उनका प्रश्न था, तो समाजवादी पार्टी के दौर में क्या कुछ हुआ करता था वो सबको मालूम है, वो बताने की अविरल जी आपकी बात आ गई, आवश्यकता नहीं है। अविरल जी आपकी बात आ गई। मैं साजिद जी के पास आता हूं। साजिद जी, शिक्षा और स्वास्थ्य, साजिद जी, शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो बड़े मुद्दे हैं। हर सरकार इन्हीं दो मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है, और ये दो मुद्दे जो है, ऐसा नहीं है कि ये एक बार में हल होने वाले ये मुद्दे हैं। हमेशा स्वास्थ्य पे काम करना होगा, शिक्षा पे हमेशा काम करना होगा, तभी ये पटरी पर रहेंगे। लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो विषय ऐसे हैं, लगातार हर दूसरे दिन हमको लेकर या तमाम न्यूज चैनलों को लेकर इस तरीके की डिबेट लेकर बैठनी पड़ती है कि बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, बदहाल कानून व्यवस्था। तो जब दो तीन ये खासकर ये ऐसे मुद्दे हैं तो सरकार इसके लिए चिंतित तो होती है, लेकिन इसमें निरंतरता नहीं दिखती है, सुधार नहीं दिखता। जब कोई घटना हो जाती है, जब कोई इस तरीके की अस्पतालों से ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं, तब शोर शराबा होता है, उसके बाद शांति हो जाती है। साजिद जी, देखिए, मैं आपकी एक बार फिर तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि जो मीडिया का काम है वो विपक्ष की आवाज बनना है। तो आप मुझे जो बात कहने का है पूरा जरा समय दीजिए, और बीच बीच में जो बोल देते हैं इनको रोकिए जब इनका समय। कम शब्दों में साजिद जी, समय की पाबंदी। मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार बिल्कुल भी न शिक्षा को लेकर गंभीर है, न स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर है। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी, वो एम्बुलेंस सेवाएं 10-12 साल हो चुके हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ है, वो खड़ी होने लगी है। और जब सरपा की सरकार थी उस समय एम्बुलेंस व्यवस्था शुरू की गई थी, मरीजों को घर से लाने का काम कर रही थी, अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे थे। आज एम्बुलेंस के बजाय
चाहे आप लखीमपुर खीरी हो या रामबरेली हो, रायबरेली हो, अमेठी हो, तमाम जगह से मरीज जो है वो अपने घरों से पीठ पर लाद कर लेकर आ रहे हैं, कोई साइकिल पर लेकर जा रहा है, कोई लाशें लेकर जा रहा है। आपको इस तरीके की तमाम फोटो और वीडियो दिखाई दे रहे हैं, मैंने भी देखे हैं, कहीं तो मैं भेज आपने दूं। कोई सेवा तो जनता स्वास्थ्य के लिए नहीं सेवाएं, चलाई भाई साहब, स्वास्थ्य अतीक सेवा, मुख्तार के लिए चलाई। अविरल जी आपकी बात आ गई है ना, आप साजिद जी और को अपनी बात नफरत के कंप्लीट अलावा करने आप दीजिए। कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हम आप नहीं नफरत समझते के हैं अलावा नफरत, आप हमें कुछ कोई नहीं कर लेना देना सकते। नहीं है आपका नफरत से। काम हम नफरत। तो मुद्दे की अरे बात करते हैं। बात स्वास्थ्य सेवाओं की हो रही है, अतीक और मुख्तार को लेके क्यों पेट में दर्द है आपके? अरे आपके चलिए आप राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। प्रवीण जी के पास आखिरी सवाल हमारा, प्रवीण जी से आखिरी सवाल हमारा। प्रवीण जी, आप संगठन में जुड़े हुए हैं, व्यापार मंडल, दवा व्यापार मंडल के संगठन में आपकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। आप के माध्यम से इस तरीके की जो ये नेटवर्क चल रहा है, जो ये साठगांठ चल रही है, आप अपने स्तर से किस तरीके से इस पर लगाम लगाने का प्रयास करेंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके? और ये जो कुछ गिने चुने जो लोग हैं, जो पूरे डॉक्टर बिरादरी को, जो पूरे मेडिकल बिरादरी को, चूंकि जो यही दवाएं हमारी जीवन रक्षक हैं और हमारा सिर्फ उनकी त्रुटियों पे ही बात नहीं, समाधान पे बात करना है, तो ऐसे आप संगठन से जुड़े हुए हैं, आपका क्या प्रयास रहेगा इन ऐसे साठगांठ को खत्म करने के लिए? प्रवीण जी बताएं। प्रवीण जी, आखिरी सवाल हमारा आपसे। जिस तरीके से ये आप संगठन से जुड़े हुए हैं, दवा व्यापार मंडल संगठन से जुड़े हुए हैं, इस तरीके का जो संगठन या साठगांठ की हम बात कर रहे हैं, साठगांठ जो चल रही है, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते इस तरीके की साठगांठ या इस जो व्यवसाय में इस तरीके की जो त्रुटियां सामने आ रही हैं, तमाम ऐसे जो माफिया टाइप के लोग हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए, इसके लिए आप अपने स्तर से क्या प्रयास करेंगे? देखिए, हम लोगों के स्तर से ही ये प्रयास हुआ था। हम लोगों ने 1-1.5 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें हम लोगों ने ये लिखा था कि जो दवाएं नर्सिंग होमों में अंदर उपलब्ध हैं वो बाहर भी उपलब्ध होनी चाहिए और जो क्लिनिक्स में उपलब्ध हैं वो बाहर भी उपलब्ध होनी चाहिए। उसी के आशय में ये आदेश जारी हुआ है। सरकार ने आदेश जारी किया कि अगर इस तरीके का कोई नेक्सस है तो वो खत्म किया जाए, वहां पर स्थानीय अधिकारी उस पर कार्य करें। सरकार ने जो ये आदेश दिया है, अगर स्थानीय अधिकारी चाहेंगे तो इस तरीके की जो गतिविधियां जिलों में संचालित हो रही, जहां जहां भी संचालित हो रही, वो खत्म होनी चाहिए। और ये समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, किसी के लिए हित में नहीं है। गलत कार्य कहीं कोई करता है तो तत्काल प्रभाव से उसके खिलाफ सख्त, और जो लोग इस तरीके का करने को सोचे भी तो उनकी 2-4 पीढ़ी गलत करने के लिए तैयार न हो, इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर सब और स्वस्थ समाज बनाना है तो जो हमारे समाज में इस तरीके की कमियां हैं जिसकी वजह से हमको सबको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, वो ऐसे किसी कार्य में भी, वो किसी भी दल की सरकार हो, कोई भी हो, किसी को भी साथ नहीं देना चाहिए। सबको उसके खिलाफ कार्य करना चाहिए। और अगर स्थानीय स्तर पर इस तरीके का अधिकारियों ने सख्ती से पालन कराया तो आने वाले समय में आम जनमानस को इसका लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से प्रवीण जी, आपको तो पहले बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि इस तरीके की जो साठगांठ चल रही है इसको आपने एक लड़ाई और मुहिम के तौर पर आगे बढ़ाया और आपके प्रयासों से मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची और उन्होंने जांच के आदेश दिए, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। और हमें उम्मीद है कि आप कार्रवाई के स्तर तक इस विषय को ले जाएंगे। और हमारे तमाम मेहमान ताहिरा जी, अविरल जी और मोहम्मद साजिद जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए। तो साठगांठ पर शिकंजा कैसे होगा, इस पर हमने बात की। तो निश्चित रूप से सरकार जो ये फैसला किया है दिवाली के बाद, अब सरकार एक्शन की बात कर रही है। अब देखना होगा कि सरकार का जो एक्शन है वो किस स्तर पर होता है और इसका जो लाभ जनता को कैसे मिलता है, और ये जो साठगांठ कर रहे हैं ये जो माफिया लोग, इनकी कमर कैसे टूटती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।